हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अंकित कुमार जैन, आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजात रोड पाली से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? क्या प्रॉफिट कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, या फिर कई अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना पड़ता है? यही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, objectives are needed in every area that influence the survival and prosperity of the business। तो objectives का हर एक एरिया में जरूरत पड़ती है। किसको पूरा करने के लिए? जो सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी को पूरा करने के लिए बिजनेस की जरूरत पड़ती है। यानी कि बिजनेस का सर्वाइवल और प्रोस्पेरिटी, बिजनेस को समृद्ध बनाने के लिए, आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्टिव्स के हर एक एरिया में, एवरी एरिया में नीड होती है। तो आगे देखते हैं। सिंस ए बिजनेस हैज टू बैलेंस ए नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, बिजनेस को नीड्स और गोल्स दोनों में बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नीड्स अलग तरह की चीज होती है और गोल्स अलग तरह की चीज होती है। क्लियर? तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है। तो देखिए, इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस कभी भी एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं करता है एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस, और बिजनेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्सीलेंस अचीव करेगा, बेस्ट अचीव करेगा अपनी पूरी की पूरी जर्नी में। क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया एंड स्फीयर ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि हमारा एक जनरल ऑब्जेक्टिव है जो सब लोग पूरा कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक मोटिव होना भी हमारा जरूरी है, जैसे कि हमारी लाइफ के साथ भी होता है। क्लियर? ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आर Objective also enable the business to analyze their own performance and take steps necessary to improve their performance in the future। तो objectives जो है वो enable करता है, activate करता है business को analyze करने के लिए खुद की performance को and take steps as necessary, जो भी steps लेने की जरूरत है जरूरी वो, और improve their own performance in the future। खुद के performance को improve करने के लिए कोई भी future में हमें necessary steps लेना पड़े तो उसकी जरूरत भी हमें पड़ती है। तो देखिए, some of these areas are described as follows। तो देखिए, कुछ एरियाज हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए। तो मार्केट स्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। मार्केट में क्या पोजीशन है किसी बिजनेस की? तो देखिए, मैरिनेटिंग गुडविल को अचीव करने के लिए एंड रेपुटेशन ऑफ वंस बिजनेस इज पैरामाउंट टू सक्सेस एंड प्रॉस्पर। यानी कि गुडविल को अचीव करने के लिए और रेपुटेशन ऑफ वंस ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस में रेपुटेशन अचीव करने के लिए पैरामाउंट यानी हाई लेवल की सक्सेस को एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, गुडविल बनाना, किसी बिजनेस की अपनी खुद की रेपुटेशन क्या है मार्केट में वो बनाना। क्लियर? ठीक है। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग, ये हेल्प करती है हमें फॉर्मिंग बनाने में डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द मार्केट। अलग से एक आइडेंटिटी बनाने के लिए मार्केट में ये हमें मदद करती है कि हमारी एक अलग पहचान बने। क्लियर? ठीक है। एंड इट इज रेफर्ड टू एज द मार्केट स्टैंडिंग इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, अपने कंपटीटर्स की तुलना में, यानी आपके जैसे कितने भी दूसरे बिजनेसमैन हैं, आपके उनके कंपैरिजन में आपका क्या मार्केट स्टैंडिंग है, आपके पास में कितना आपका गुडविल आपने कमाया, कितनी आपने रेपुटेशन कमाई है, उनके कंपैरिजन में यही इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है। ए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसका मस्ट एम होना ही चाहिए, एम क्या एम होना चाहिए? स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग, यानी कि जम के उस मार्केट में खड़े रहना। क्लियर? और इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, और डट के खड़े रहने के साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बेचे, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो मार्केट में उनको compete करते हो, उनको अच्छा कंपटीशन देते हो, और रीजनेबल प्राइसेस के साथ भी। ठीक है, प्राइसेस भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो हर एक बिजनेस को डट के खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टू इट्स कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन। तो अपने कस्टमर्स को, ठीक है, क्या चीज देना? एक रीजनेबल प्राइस के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट देना, और मार्केट में डट के खड़े होना, और उनकी सेटिस्फैक्शन को क्या करना? नीड को पूरा करना, सेटिस्फैक्शन को पूरा करना। क्लियर? आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं इनोवेशन के बारे में। हर एक बिजनेस में इनोवेशन का क्या रोल होता है, इनोवेशन क्यों जरूरी होता है? इनोवेशन इज द सेंट्रल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो एक मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो इनोवेशन टाइम पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स बिजनेस टू स्केल एंड स्केल अप एंड गिव कॉम्पिटिटिव एज टू द एंटरप्राइज इन द मार्केट। यानी कि अपने खुद के बिजनेस में अगर हमें एक अलग से एज चाहिए, अगर अलग से हमें एक छलांग चाहिए, अलग से हमें एक मुकाम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनोवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इनोवेशन हमारे बिजनेस में टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये हमें कॉम्पिटिटिव एज देता है, एक अच्छी जो है लेवल पर एक छलांग देता है, हमें ऊंचाई देता है, हमें एक मुकाम देता है। ठीक है, और स्केल अप भी करता है हमारे बिजनेस को। आगे देखिए, Innovation is defined as the introduction of the new ideas or methods in the way of something is done or made। अगर कुछ हो
किया जाए, अगर कुछ किया जाए कुछ अलग नए आइडियाज के साथ में या नए मेथड्स के साथ में, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है इनोवेशन। तो आप देखिए अलग अलग कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो क्या करती है अपने प्रोडक्ट के साथ में टाइम टाइम पे कुछ नया नया इनोवेशन करती है, नए नए फीचर्स को ऐड करती है, नए नए अलग अलग तरह के फीचर्स लेकर आती है, उसकी डिजाइन चेंज करती है। आप मोबाइल में बात करें तो हर एक फोन आपको आगे आने वाले टाइम पर अलग अलग मॉडल्स में मिलता है, अलग अलग कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो टाइम टाइम पे मॉडल आगे अपग्रेड होते रहते हैं, उनके फीचर्स में भी सुधार होता रहता है, इसे ही क्या कहा जाता है? इनोवेशन, ठीक है। और हाउएवर इट डज नॉट इंप्लाई दैट द न्यू प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, इसमें नया प्रोडक्ट नहीं आता है बल्कि पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ सुधार करके उसी के ही आगे उसका नया वर्जन लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, एनी modification in the existing product is enhance the operation is also denotes the innovation। अगर हम लोग अगर हमारे पास में जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अगर उसे ही मॉडिफाई करके कुछ अच्छा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उनमें एनहेंस करें, कुछ अच्छी उसमें चीजें ऐड करें, फीचर्स उसमें ऐड करें, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी इनोवेशन, इनोवेटिवनेस कहलाएगा, ठीक है। देयर आर आल्सो काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस में दो तरह के, टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन होते हैं। पहला क्या होता है? पहला इनोवेशन होता है प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर। तो कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, हम नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें हम लोग कुछ नए फीचर ऐड करके उन्हें दे रहे हैं। और दूसरा क्या है? सेकंड, इनोवेशन इन द वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू द सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, स्किल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्टिविटीज हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके किसके अंदर? इनोवेशन के अंदर इनोवेट कर रहे हैं हम लोग अलग अलग स्किल्स और एक्टिविटीज, ठीक है। टू नो द बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। तो कोई भी नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश, कोई भी बिजनेस जो है वो फ्लोरिश यानी फल फूल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, आगे अपने आप को ग्रोथ में नहीं ला सकता, अगर वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में विदाउट इनोवेशन के काम कर रहा है। इस कंपटीशन वाले मार्केट में, इस कंपटीशन वाली दुनिया में अगर वो बिना इनोवेशन के काम कर रहा है तो वो कभी भी फल फूल नहीं पाएगा, यानी वो आगे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्लियर, ठीक है। देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कार्यक्षमता। आपके अंदर कितनी कार्य क्षमता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी। आप कितना काम अच्छे ढंग से, कितने कम समय में, कितना कम खर्च के साथ में किसी काम को कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? प्रोडक्टिविटी। तो देखिए प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन, यानी कि कैलकुलेट होती है बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी आपने कितना इनपुट लगाया और उसके बाद में आपको कितना आउटपुट मिला, कितनी आपने मेहनत करी और कितना आपको रिजल्ट मिला, उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इसको एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता के हिसाब से इसे मापा जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। और अगर आपको कंटिन्यूअस सर्वाइवल करना है, प्रोग्रेस करना है, मार्केट में बने रहना, मार्केट में टिके रहना मार्केट में, और धीरे धीरे आपको क्या करना है? एक ग्रोथ भी लेनी है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार करना पड़ेगा। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अपना सकता है, पा सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हर एक बिजनेस के अंदर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। क्या क्या तरह के होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज? प्लांट्स, मशीन, ऑफिसेज, ये सब क्या होता है? फिजिकल रिसोर्सेज, जिन्हें हम देख सकते हैं, राइट। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे साधन जिनकी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं और जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? पैसा, फंड्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो कोई भी फंड्स को यूज करके प्रोडक्शन करना, सप्लाई करना गुड्स को और सर्विसेज को कस्टमर्स को, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। द बिजनेस enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirement and use them efficiently। तो हम लोग क्या करेंगे? इन रिसोर्सेज को, ये रिसोर्सेज जो है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, मस्ट एम, हमारा एम क्या होना चाहिए कि बहुत अच्छा एम होना चाहिए कि acquiring these resources, इन रिसोर्सेज को acquire किया जाए टाइम टू टाइम, यानी इन्हें खरीदा जाए, इन्हें यूज किया जाए, और according to the requirement and use them efficiently, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसे एफिशिएंटली यूज किया जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसे यूज करें। ऐसा नहीं हो कि हम किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, ठीक है। तो हमें टाइम टू टाइम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके कम खर्चे में। क्लियर। आगे देखिए, हर बिजनेस का एक पर्पस और होता है अर्निंग प्रॉफिट। बिना अर्निंग प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता है। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द कैपिटल। हमने जितनी भी कैपिटल लगाई है उस पर हमने कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। हमने कितनी भी कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो ही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट,
ठीक है, वही हमारा क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉफिट इन द रिलेशन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, वही हमारे बिजनेस की क्या कहलाती है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी। क्लियर? आगे देखिए, एवरी बिजनेस मस्ट अर्न रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी कि हर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को अर्न करना बहुत जरूरी होता है, किसके लिए, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिजनेस को करना चाहते हैं, तो सोसाइटी से ही हम लोग अर्न करते हैं और सोसाइटी के लिए ही हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा उनके रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए स्कूल बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, उनके जो भी डिजायरेबल चीजें होती है, जो उनको जरूरत होती है, उन चीजों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? तो कंट्रीब्यूट करने का मतलब वो अपनी तरफ से उनमें कुछ खर्चा करते हैं ताकि उनका कुछ अच्छा भला हो सके, सोसाइटी का, समाज का, जिस समाज से उन्होंने बिजनेस को आगे जो है बढ़ाया है। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। तो बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है? द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो एक बिजनेस जो रिस्क है वो क्या होता है, वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, वो बहुत जो है बिजनेस रिस्क के अंदर अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉफिट जो है वो जरूरत से कम कमा रहे हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, या इवन हमें लॉस हो गया ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, यानी कि अनिश्चितताओं के कारण, जो हमें जिसका कुछ भी पता नहीं होता, जो चीजें अनसर्टेन होती है, जिसका हमें फ्यूचर में कोई अंदाजा नहीं होता, वो सारी चीजें अनसर्टेनिटीज कहलाती है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी इसमें आते हैं। जो ऐसे इवेंट्स जो कभी भी अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, कुछ भी पता नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है, उनके कारण हमें या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हम लोग कमाएं, या तो हम लोग जरूरत से कम प्रॉफिट कमाएं, या फिर हमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, बिजनेस रिस्क कहा जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, demand for a particular product may decline due to the change in the taste and preference of the consumer or due to the increased competition from others producer। तो अगर देखिए कि अगर कोई चीज डिमांड, अगर हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर वो चेंज हो जाए, किसके कारण, चेंज इन द टेस्ट के में चेंज हो गई, कस्टमर की टेस्ट अचानक से चेंज हो गई। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो गई, पसंद भी चेंज हो गई कस्टमर की, और उसके कारण हम लोगों को क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा है कि जो मार्केट के अंदर डिमांड है वो अचानक से क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि किसी प्रोडक्ट के लिए हमारा जो टेस्ट है वो अचानक से चेंज हो जाता है, हम उस प्रोडक्ट को लेना ही बंद कर देते हैं और हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में मूव कर जाते हैं। और ऐसा अगर बड़े लेवल पर हो तो कंपनी को, इस बिजनेस को काफी बड़ा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और प्रेफरेंस, हमारी पसंद भी कई बार चेंज हो जाती है, और ड्यू टू द इंक्रीज द कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे कंपनी जो है, दूसरे प्रोड्यूसर जो है वो हमें कंपटीशन देते हैं, उनका प्रोडक्ट बेचते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को लोग कम खरीदते हैं, उनके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदते हैं। इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, हमें हो सकता है रिस्क। ठीक है, तो आगे देखिए, लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन लॉन्गर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो लोअर डिमांड से क्या होता है, जो सेल्स है उस पर लंबे टाइम के लिए उस पर फर्क पड़ जाएगा, और प्रॉफिट्स के ऊपर भी लंबे टाइम तक फर्क पड़ जाएगा। हमारा प्रॉफिट और हमारा जो सेल्स है वो लंबे समय के लिए अफेक्टेड होगा। ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, किसकी वजह से, अगर हमारी डिमांड मार्केट में क्या हो जाए, लोअर हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। इन अदर सिचुएशन द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइसेस। और अगर मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस में शॉर्टेज, रॉ मटेरियल में शॉर्टेज आ जाए तो उसकी मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो शूट अप हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। सपोज दैट आपके कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, और रॉ मटेरियल पता चल रहा है कि आपको आने वाले टाइम पे रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज आने वाली है, तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे। अभी इस जो प्राइसेस अभी चल रही है उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी प्राइसेस अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिए वो रॉ मटेरियल अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी कमी आ चुकी है मार्केट के अंदर, सप्लाई होने में शॉर्टेज आ चुकी है। क्लियर? तो इसकी वजह से आपको जो लॉस होगा वो लॉस आपके लिए रिस्क का काम करेगा। क्लियर? आगे देखिए, द फर्म यूजिंग दीज मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर टू बाइंग देम। फर्म को क्या करना पड़ेगा, उनको खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस द प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो हमारे बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, हमारे बिजनेस की जो कॉस्ट आएगी वो तो हो जाएगी ज्यादा, और प्रॉफिट हो जाएगा क्या, कम।
आगे देखते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस एंटरप्राइज दो तरह के रिस्क को कंटिन्यूअसली फेस करता रहता है। क्या? एक स्पेक्युलेटिव एंड दूसरा प्योर। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है और प्योर रिस्क क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होता है, या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, या फिर एज वेल एज द प्रॉफिट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या फिर हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। यानी कुछ पता नहीं है, प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन में चेंज होने की वजह से स्पेक्युलेटिव जो रिस्क है वो अराइज होती है। ठीक है, कभी कभी कंडीशन जो चेंज होती है मार्केट की, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी बिकता नहीं है, तो हमें या तो लॉस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है। इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई। तो आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पर या किसी बड़े फेस्टिवल के टाइम पर अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है कोई चीज की। वहीं दूसरे वक्त साल में कभी ऐसा भी टाइम आता है जब अचानक से डिमांड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है डिमांड। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन आएगा, या फिर चेंजेस इन द प्राइस, या प्राइस में भी चेंज हो जाए, या चेंजेस इन द फैशन में चेंज हो जाए, एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर के क्या हो जाए, कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो जाए, कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो जाए, फैशन में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट की प्राइसेस में चेंज हो जाए, डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो जाए। ये सारा रीजन जो है इसके कारण या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्लियर? फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन। फेवरेबल अगर मार्केट कंडीशन रहा तो हमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा। whereas अनफेवरेबल वंस में रिजल्ट इन द लॉसेस। यानी अनफेवरेबल जो होगा अगर कंडीशन मार्केट के अंदर, तो हमें लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्योर रिस्क की। प्योर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस। ओनली क्या होता है प्योर रिस्क के अंदर, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस की ही पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, नो लॉस या फिर कोई भी लॉस नहीं। या तो देखिए लॉस होगा या फिर कोई भी लॉस नहीं होगा। कोई भी प्रॉफिट का काम नहीं होता है इसमें, प्रॉफिट कमाने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। या तो हमें लॉस होगा या फिर हमें कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी हम इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन प्योर रिस्क कहलाती है। द चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक आर एग्जांपल्स ऑफ प्योर रिस्क। इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ लॉस हो सकता है। ठीक है, कोई आग लग जाए हमारे बिजनेस में, थेफ्ट यानी चोरी हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, इनकी वजह से हमें नुकसान ही होगा, गेन नहीं होगा। क्लियर? आगे देखिए, देयर ऑकरेंस में रिजल्ट इन द लॉस, व्हेयर एज द नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। तो अगर ये बिजनेस के अंदर हो जाए तो इससे लॉस होगा, और अगर ये नहीं हो तो कोई भी लॉस नहीं होगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्योर रिस्क। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने तरह के नेचर होते हैं बिजनेस रिस्क के, तो देखिए फटाफट हम लोग बात करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ देयर peculiar characteristics। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या होता है, एक बहुत ही जरूरी एसेंशियल पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है बिजनेस का। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। ठीक है, किसी भी बिजनेस में कोई ना कोई कुछ तो रिस्क होगा ही होगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो हर एक बिजनेस में अलग अलग तरह का रिस्क हो सकता है, अलग अलग तरह का वेरी कर सकता है। ठीक है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज। रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी खत्म जड़ से नहीं कर सकते। कम तो कर सकते हैं कि हाँ हमें अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो हम उसे कम में ला सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर सकते कि हम कोई भी रिस्क जो है वो बिल्कुल भी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो देखिए बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अनसर्टेनिटी की वजह से ही बिजनेस की रिस्क जो है वो अराइज होती है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन द फ्यूचर, गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है उसका हमें कुछ भी अता पता नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनिश्चितता, और उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज जिसका हमें कुछ अता पता नहीं होता। चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइजेस में क्या चेंज हो सकता है, डिमांड में क्या चेंजेस हो सकता है। चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्राइसेस में क्या चेंजेस आ सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के द्वारा हो रहा है। अब एआई के द्वारा हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में हमें पहले से पता नहीं था, अब अचानक से हमें ये चीज का पता चला है, और धीरे धीरे पता नहीं और भी कोई अच्छी और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसकी वजह से भी हमें रिस्क हो सकता है। ठीक है,
Are some of the example of the uncertainty, ये सारे uncertainty के examples हैं which create risk for the business because of the outcomes of the these future events are not known। तो इससे outcomes, इसके outcomes हमें result पता नहीं होते कि future में हमें क्या मिलेंगे result, जिसकी वजह से हमें uncertainty हो जाती है, यानी अनिश्चितता हो जाती है। क्लियर? ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द मेनली साइज ऑफ द नेचर इन द बिजनेस, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क की जो डिग्री है कि कितने लेवल तक की रिस्क हो सकती है हमारे बिजनेस में, कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। क्लियर? तो वो डिपेंड किस पे करती है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है या आपके बिजनेस का साइज क्या है, यानी आपके बिजनेस में आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। सपोज दैट आपके नेचर ऑफ रिस्क है, नेचर ऑफ बिजनेस है आपका पेट्रोल का बिजनेस आप कर रहे हो, पेट्रोल का, पेट्रोलियम का बिजनेस आप लोग कर रहे हो, एक टैंकर्स को भर के सप्लाई करने का आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपके बिजनेस में रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में। क्लियर? या फिर यहाँ पर साइज की बात करें, अगर हम लोग, अगर बिजनेस बड़े लेवल का बिजनेस आप लोग कर रहे हो, बड़े लेवल का लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हो आप लोग, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में रिस्क भी क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर छोटे शॉर्ट लेवल, शॉर्ट स्केल का बिजनेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका नेचर ऑफ जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का गुड्स बेच रहे हो, किस तरह की सर्विस बेच रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हो और या फिर उसे बेच रहे हो। एंड साइज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का साइज यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन किस लेवल पर कर रहे हो आप लोग और सेल किस लेवल पर कर रहे हो। तो अगर आप लोग ज्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, बिजनेस में सेल कर रहे हो, ज्यादा बड़े वॉल्यूम में, ज्यादा बड़ी मात्रा में, तो आपको ज्यादा रिस्क हो सकता है। और अगर आप लोग ज्यादा बड़े लेवल पर टाइप्स ऑफ आपका गुड्स है, यानी कि आपका गुड्स का टाइप ही ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सर्विसेज कुछ इस टाइप की होती है जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। क्लियर? आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द रिस्क इन द बिजनेस। तो वो बिजनेस के अंदर वही डिटरमाइन करेंगे कि आपका रिस्क कितने लेवल का होगा। क्लियर? आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे के लिए। तो ये देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस डीलिंग इन द फैशनेबल आइटम हैज हाई डिग्री ऑफ रिस्क। तो एक बिजनेस अगर फैशनेबल आइटम में डील कर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा लेवल ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क होगा, क्योंकि फैशन टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। पता चला कि कोई फैशन चेंज हो गई और आपके पास में जो स्टॉक पड़ा है वो आउटडेटेड हो गया, तो आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है उसमें। क्लियर? सिमिलरली ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज द हाई रिस्क एंड व्हाट इज देन द व्हाट ए स्मॉल स्केल हैज। तो हाई स्केल का बिजनेस होगा उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क होगा कंपैरिजन टू द स्मॉल स्केल बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट है एक रिवॉर्ड, एक इनाम है रिस्क उठाने का, रिस्क टेकिंग करने का। अगर आप ज्यादा बिजनेस में रिस्क लोगे तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो फ्यूचर में अच्छा वाला, राइट? नो रिस्क नो गेन। अगर आप बिजनेस में रिस्क नहीं लोगे तो आपको गेन भी नहीं होगा। क्या है ये? इज एन ओल्ड प्रिंसिपल, ये ओल्ड पुराना प्रिंसिपल है, पुराना सिद्धांत है, विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, जो सभी तरह के बिजनेस में अप्लाई होता है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस, ज्यादा अगर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होगी, हायर द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे। एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस में रिस्क जो है वो लेगा क्या एक्सपेक्ट करके, हायर प्रॉफिट पाने की इच्छा उसकी होगी, इसलिए वो हायर रिस्क भी लेगा। इसीलिए प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है? एक रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है, इनाम है। क्लियर? अब आगे हम लोग लास्ट टॉपिक और देखते हैं, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, कि बिजनेस के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस के रिस्क क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं रिस्क के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द वैरायटी ऑफ कॉजेस। बहुत सारे तरह के कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? नेचुरल कॉजेस। जितने भी तरह के नेचुरल कॉजेस हैं, यानी कि इसमें क्या क्या आ गया, ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल, इसमें कोई हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज भी, हमारे प्राकृतिक आपदाओं में जैसे फ्लड है इसको हम नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक है इसको हम नहीं रोक सकते, लाइटनिंग है, हैवी रेन्स है, फेमाइन है, सूखा है, ठीक है, ये अकाल है। प्रॉपर्टी एंड इनकम जो है इसको हम लोग नहीं रोक सकते, इसका प्रभाव हमारी प्रॉपर्टी पे पड़ेगा, हमारी इनकम पे भी पड़ेगा। तो हमें इन सब नेचुरल कॉजेस को हम रोक नहीं सकते, ये भी एक कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के। आगे देखते हैं ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस को हम रोक सकते हैं, हम लोग सुधार कर सकते हैं। ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लेकिन ये क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड लेवल के भी होते हैं कुछ, जैसे एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी हो जाए, केयरलेसनेस हो जाए, नेग्लिजेंस हो जाए एम्प्लॉयज का, अगर उसकी वजह से हमें क्या हो जाए,
हमें नुकसान हो जाए बिजनेस के अंदर, स्टॉपेज ऑफ वर्क, काम को रोक दिया जाए ड्यू टू द पावर फेलियर हो जाए बिजनेस के अंदर। बहुत बड़ा प्लांट है, प्लांट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अचानक से पावर फेलियर हो गया, हमारा सारा काम ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा, उसकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, स्ट्राइक्स यानी कि जो हड़ताल होती है, रियॉट्स, दंगे, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट ही हमारा इनएफिशिएंट है, मैनेज नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में, इनकी सब की वजह से, ये ह्यूमन कॉजेज है, इंसानों की वजह से ये कारण होते हैं बिजनेस में रिस्क के, तो ये हमारे ह्यूमन कॉजेज हैं। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं, आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, these include uncertainty related to the demand of goods। तो मार्केट में अगर डिमांड जो है वो हमारी अनसर्टेन हो जाए, यानी हमें पता नहीं है डिमांड कब बढ़ेगी कब कम होगी, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक कॉज हो जाएगा। कंपटीशन हमारा चेंज हो सकता है, मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर, हमें पता चला कि कस्टमर जो है वो सारा माल उधार में खरीद रहे हैं, कोई भी कैश नहीं दे रहा है, इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क। क्लियर? ठीक है। चेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ द प्रोडक्शन में चेंज, प्रोडक्शन के मेथड में चेंज हो जाए और टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक इकोनॉमिक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स, बोरोइंग रेट। अगर हमने सपोज दैट हम लोगों ने किसी से पैसा उधार लिया और हमारे उधार लेने पर हमारे ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग गया, यानी हो सकता है वो बैंक हो सकता है वो किसी बंदे से हमने लोन लिया हो, पैसा लिया और उन्होंने हमसे इंटरेस्ट हमसे ज्यादा चार्ज किया, तो वो भी हमारे लिए एक रिस्क होगा बिजनेस का। क्लियर? लिवाई ऑफ हायर टैक्सेस, हमारे ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास में कुछ जो है रीजंस होते हैं किसके, हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये हमारे अनएक्सपेक्टेड हायर ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारे इसकी वजह से बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में क्या क्या चीजें आती है, दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स। ये क्या होते हैं, ऐसे कॉजेस होते हैं, ऐसे रीजंस होते हैं जो हम लोग देख नहीं सकते, जिनको कभी देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ये ऐसी चीज होती है जो कभी भी हो सकती है बिजनेस में। ठीक है, अभी कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई, मान लीजिए एक कंट्री में एक पार्टी की सरकार है, अचानक से जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में पता चलता है कि दूसरा कोई पार्टी आ गया, ठीक है, मेन जो सरकार जो बन रही है वो दूसरे पार्टी की बन रही है, तो ये हमारा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा, इसकी वजह से भी बिजनेस को रिस्क हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं, सच एज द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर जो है जिसमें काम होता है, एक मशीन होती है जो बॉयल करती है चीजों को, वो फट जाए, बर्स्ट हो जाए। ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट्स, अगर हम मान लीजिए अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं और दूसरी कंट्री के अंदर जो रेट चल रही है, हमारे यहाँ जो रेट चल रही है, उन दोनों रेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, जिसमें हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा उससे क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। ठीक है, which lead to the possibility of the business risk, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस रिस्क जो है वो हो सकता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम लोग एक बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आप लोग वीडियो को अच्छे से एक बार और देखिएगा, आपको टॉपिक क्लियर करना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इससे पहले के कुछ वीडियोस और अवेलेबल है जो इस चैप्टर के हैं, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।